हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल माइंडफुल कॉमर्स में। आज मैं आपके लिए लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे यूजीसी नेट में, उनकी एक सीरीज़ लेके आई हूँ। इसके 5-6 पार्ट्स बनेंगे, तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ। इसमें आपको 2008 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ, बट ये सारे एक ही वीडियो में नहीं आएंगे, इसके कुछ 5-6 पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स में ये सारे क्वेश्चंस अपलोड होंगे। तो आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे 2008 दिसंबर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2009 दिसंबर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इतने ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है और बहुत ही कम क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में पूछे गए हैं, क्योंकि लेटर ऑन थोड़े से चेंजेस हो गए थे सिलेबस में। तो यहाँ से मेरे को रिलेवेंट क्वेश्चंस लगे, तो मैंने 2008 दिसंबर और 2009 के क्वेश्चंस को उठाए हैं। स्टूडेंट्स, पुराने क्वेश्चंस भी पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम्स में, क्योंकि इससे हमको एक बेसिक आइडिया लगता है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत पुराने क्वेश्चंस होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं सिर्फ 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके, तो वो बिल्कुल गलत चीज़ है। कई बार सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और हम उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने से मिस कर जाते हैं, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको 2008 दिसंबर और 2009 दिसंबर के प्रीवियस क्वेश्चंस बताऊंगी। इनफैक्ट बताऊंगी क्या, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी कि अगर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन क्यों है, रीजंस के साथ समझाऊंगी, ताकि आपका जो इकोनॉमिक्स का बेस है वो और भी स्ट्रॉन्ग होता रहे। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में उस लिंक में जाके इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ताकि आपको अपनी नॉलेज इन्हेंस करने का मौका मिले और आप अपने आप फ्यूचर में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये पता लगाओ कि ये जो ऑप्शन करेक्ट है वो किस रीज़न की वजह से करेक्ट है। और इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ये आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन देगा। चलिए स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम 5 क्वेश्चंस पढ़ेंगे दिसंबर 2008 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं पहला एमसीक्यू, जो कि है व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रेमाइस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसमें पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स का मेन फंडामेंटल पर्पस या मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है। तो जिन्होंने मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास 1 अटेंड की है उनको अच्छे से पता होगा कि हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं और उनका अल्टरनेटिव यूज़ है, और इसीलिए हमको चूज़ करना पड़ता है कि कौन से अल्टरनेटिव में हम उसको उन स्केयर रिसोर्सेज को यूज़ करें, ताकि हमारा जो सेटिस्फेक्शन हो वो मैक्सिमम हो। अब इसमें देखिए, फर्स्ट जो है आपको चॉइस दे के रखिए, इंडिविजुअल्स आर कैपेबल ऑफ इस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड एक्टिंग इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स। तो गोल्स के बारे में बात की है, ये तो हमारे बिजनेस फर्म या बिजनेस मैनेजमेंट की बात हो गई कि हम कुछ गोल्स अचीव करते हैं और उनको अचीव करने के लिए हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। दूसरा आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज विल ऑलवेज बी स्केयर। अब इसमें आपको लगेगा कि ये स्केयर है और इकोनॉमिक्स में भी स्केयरसिटी की बात की है तो ये ऑप्शन राइट है। नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल भी राइट नहीं है। जबकि थर्ड वाला जो ऑप्शन है, जिसमें कि हमारे पास में स्केयर रिसोर्सेज हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं और हमें चूज़ करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम सिर्फ स्केयरसिटी की नहीं है, प्रॉब्लम एक चॉइस की भी है कि किन अल्टरनेटिव में हम अल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए हम हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे ताकि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके। तो जो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर दे के रखा है, इंडिविजुअल चूज the alternative for which they believe the net gain to be greatest। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका फोर्थ ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। फोर्थ ऑप्शन है, नो मैटर what the circumstances individual choose always involve a trade off। circumstances को इसमें उन्होंने बोला कि सर्कमस्टेंसेस कोई मैटर नहीं करती, जबकि हम जो चूज़ करते हैं चीज़ें उसमें सर्कमस्टेंसेस मैटर करती हैं। कैसे मैटर करती हैं? अगर मेरे घर में अभी कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और मेरे को हॉलीडे पे जाना है, तो पैसा मैं पहले उनकी बीमारी या उनको ठीक करने पे खर्च करूँगी। हॉलीडे
पे थोड़ी खर्च करूँगी। तो इन्होंने तो ये बोला कि सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो बट मेरी जो चॉइस रहेगी वो सेम रहेगी। तो यहाँ सर्कमस्टेंसेस चेंज होने की वजह से मेरी जो चॉइस है वो भी चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो इनकम है वो लिमिटेड है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं अगला न्यूमेरिकल। क्या लिखा है, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन। अब जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है ऑर्डिनल अप्रोच की जो हिक्स ने दी थी, जिसमें हम इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन पढ़ते हैं, तो उनमें 3 कंडीशंस होती हैं। जो जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम प्रूव होता है वहाँ पे 3 कंडीशंस होती हैं। तो अगर आपको जानना है कि वो 3 कंडीशंस क्या हैं तो आप उस वीडियो को डिटेल में देखिए। बट अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पर जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो बजट लाइन के टेंजेंट होता है। दूसरा, उस पॉइंट पर जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वैक्स होता है और वहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ इक्वल होती हैं। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो होता है। तो इस ऑप्शन में देखो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, इस टेंजेंट टू इनडिफरेंस कर्व, वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, Which of the following statement is correct concerning the relationship among the firm's function? अब फर्म के फंक्शन में आपको पता होगा टोटल कॉस्ट में क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ऑप्शन ए देखिए, टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो इसमें इसको माइनस कर दिया तो ये गलत है। उसी तरह से डी वाले ऑप्शन में वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट से माइनस कर दिया तो ये भी गलत है। डी वाला ऑप्शन और ए वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करने से आती है, ना कि माइनस करने से आती है। जबकि ऑप्शन बी में क्या दे के रखा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। पर देखो इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा लिख लिया है, TFC माइनस TC। अब कई बार बच्चे हड़बड़ी में जल्दी कर लेते हैं, हाँ भाई टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, तो उसको राइट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, फिक्स कॉस्ट में से अगर हम टोटल कॉस्ट लेस करेंगे यानी फिक्स कॉस्ट तो कम होगी, टोटल कॉस्ट ज़्यादा होगी। अगर फिक्स कॉस्ट 80 है और टोटल कॉस्ट 100 है तो -20 आएगा और वेरिएबल कॉस्ट माइनस में नहीं आएगी। अब अगला सी वाला ऑप्शन देखिए, टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, ये बिल्कुल सही दे के रखा है कि टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कम करेंगे तो फिक्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें हमारा जो है सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, इन परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन देयर विल बी नो। यानी परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ शॉर्ट रन में किसी भी बिजनेस फर्म को तीनों कंडीशंस अचीव होती हैं, लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को हम अब नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। बट लॉन्ग रन एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अचीव नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अचीव करती हैं, क्योंकि वो एक स्टेबल हो जाती है इंडस्ट्री जहाँ पे कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो कोई नई फर्म्स आना नहीं चाहती और पुरानी फर्म्स है जो वो छोड़ के जाना नहीं चाहती। तो उस केस में जो फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट ही अचीव होता है। अब आप इस वाले क्वेश्चन में इसका सही आंसर तो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बट कई बार बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में लिख के आते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन को लॉन्ग रन में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट पे टिक करते हैं। पर देखिए ध्यान से यहाँ लिखा है नो, मतलब क्या नहीं होता है। नॉर्मल प्रॉफिट तो होता है फर्म्स को, नो का मतलब क्या नहीं होता है, तो वो नहीं होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। उसके अगला आता है, एन इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड राइट सिंस वन ऑफ मोर कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर कमोडिटी रिजल्ट इन। तो देखिए जब भी इनडिफरेंस कर्व स्लोप करता है तो उस पर जो डिफरेंट पॉइंट्स बने होते हैं वो सारे पॉइंट्स हमें क्या देते हैं, सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, सेम सेटिस्फेक्शन। यानी इन डिफरेंस कर्व में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। हर एक इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग उन डिफरेंट पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकता है
क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का इनकम, टेस्ट, हैबिट, फैशन चेंज होता है, बट वो जिस भी पॉइंट को सिलेक्ट करेगा उस पॉइंट पे जितने भी वो गुड्स एक्स और गुड्स वाई को परचेज करेगा, उसको परचेज करने से उसको क्या होगा, फुल्ली सेटिस्फेक्शन हो, मत सॉरी सेम सेटिस्फेक्शन डिराइव होगा। तो ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो कुछ आंसर्स ही नहीं होते हैं या कभी पढ़े ही नहीं गए हैं इकोनॉमिक्स में, और डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर तो कोई यूज़ का ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं और हमारा जो इनकम है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो इसका सही आंसर है सेम सेटिस्फेक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये पढ़ने से हमें ये पता लगता है कि इन फ्यूचर में इनमें से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये तो हुई दिसंबर 2008 के 5 क्वेश्चंस की बात। अब हम पढ़ते हैं दिसंबर 2009 के 5 क्वेश्चंस और उनको डिटेल में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि उनमें से किस तरह के क्वेश्चंस और आगे आने के चांसेस हो सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे तो ही आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से कई बार आपको ये लग जाएगा, जब आप उनके ऑप्शंस को पढ़ते हो तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाता है उस पूरी यूनिट का। तो बहुत बेनिफिट और बहुत यूज़फुल होता है स्टूडेंट्स। 5 क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं दिसंबर 2009 के। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं 2009 के क्वेश्चंस। हम पढ़ते हैं दिसंबर 2009 के 5 MCQs। सबसे पहला MCQ है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज इनफाइनाइट, मोर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो लग्जरी गुड्स के लिए जो डिमांड होती है वो होती है इलास्टिक। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्राइस 10% से चेंज होगा तो डिमांड क्या होगी, 20% से चेंज हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ जिसमें प्राइस कम चेंज हो रहा हो और डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा हो तो उसका आंसर हमेशा मोर देन 1 ही आएगा, और उसको हम बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। लेस देन 1 वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारी नेसेसिटीज़ गुड्स के लिए एप्लीकेबल होती है, जहाँ पे क्या होता है, डिमांड तो कम चेंज होती है पर प्राइस ज़्यादा चेंज होता है। और इक्वल टू 1 का मतलब होता है यूनिटरी डिमांड। उसमें क्या होता है, जितना प्राइस चेंज होता है उतना ही डिमांड में चेंज होता है। इनफाइनाइट मतलब परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब कि हमारी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो इसमें जैसे एग्जांपल लग्जरी गुड्स का देके रखा है तो उसका आंसर हो जाएगा मोर देन 1। और कई बार इसको, अब हो सकता है आने वाले टाइम में यही एग्जांपल दे दे, बट उनको इनफाइनाइट, मोर देन 1 ये ऑप्शंस ना देके जो मैंने ऑप्शंस लिखे हैं परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक और यूनिटरी, ये दे दे। क्योंकि जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को ही कई बार वो रिवर्स करके कुछ मिसमैच करके और उनको नए क्वेश्चंस पे दे देता है। तो लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कि प्राइस कम चेंज होती है और डिमांड ज़्यादा चेंज होती है। जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा वो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, और जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वीडियो भी दे के रखा है और साथ में एक न्यूमेरिकल्स का वीडियो भी बनाया है, वो भी मैंने आपको दे के रखा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको करके बताती हूँ कि अगर हमारी प्राइस में, अगर हमारी डिमांड में 20% का चेंज है बट हमारी प्राइस में कितना चेंज है, 10% का चेंज है, यानी जो चेंज इन डिमांड हम ऊपर लिखते हैं, चेंज इन प्राइस हम नीचे लिखते हैं। अगर हमारी प्राइस में 10 का चेंज है और डिमांड में 20 का चेंज है, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, यानी ये मोर देन 1, यानी 1 से ज़्यादा आंसर है। इसीलिए जो लग्जरी गुड्स के लिए जो भी डिमांड होती हैं वो कैसी होती हैं, इलास्टिक होती हैं या मोर देन 1 होती है। उसी तरह से अगर हमको नेसेसिटी गुड्स का एग्जाम्पल दिया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा लेस देन 1, और कंफर्टेबल गुड्स का एग्जाम्पल दिया जाएगा तो उसका हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी उसमें प्राइस भी उतनी ही चेंज होगी और डिमांड भी उतनी ही चेंज होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया कि पुराने क्वेश्चंस को चेंज करके कैसे नए क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है इन पुराने जितने भी नेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम अच्छे से रिवाइज करें। और आप सबसे एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए और अपनी नेट की प्रिपरेशन मेरे साथ कंटिन्यू कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है, प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड एट अ पॉइंट वेयर। अब देखो, जिन्होंने मेरा ये वीडियो देखा है कॉस्ट और रेवेन्यू का, उनको पता होगा
कि जो भी मार्जिनल होता है वो पर यूनिट प्राइस या पर यूनिट प्रॉफिट निकालने के लिए काम आता है। तो अगर आपको ये पता है कि जो मार्जिनल होता है वो पर यूनिट के लिए काम आता है और जो एवरेज होता है वो टोटल प्रॉफिट या टोटल कॉस्ट निकालने के लिए काम आता है, तो आप इजीली ऑप्शन डी पे टिक कर सकते हैं कि प्रॉफिट वहाँ पे मैक्सिमाइज होगा जहाँ पे क्या होगा, एवरेज कॉस्ट जो होगी वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगी। तो वो हमारा जो पॉइंट होगा उस पर प्रॉफिट जो होगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज होगा। अगला आता है द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वॉज इंट्रोड्यूस एंड डेवलप बाय। कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। सपोज़ अगर मैं मार्केट में कोई कमोडिटी लेने गई और मैंने सोचा कि उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, पर जब मैं मार्केट में एक्चुअल उसको परचेज़ करने गई तो वो सिर्फ 50 रुपीज़ की थी। तो 50 रुपीज़ मेरे पास जो सेव हो गए वही मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। या तो मैं उन 50 रुपीज़ को बचा के रखूँगी या मैं उन 100 रुपीज़ से वैसी दो चीज़ें खरीद लूँगी, क्योंकि अब उस चीज़ का उस कमोडिटी का प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया है। तो कंज्यूमर सरप्लस को रियल इनकम भी बोलते हैं। रियल इनकम जब हमारी बढ़ जाती है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। और रियल इनकम कब बढ़ती है, जब मार्केट में किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो होती है वो कम हो जाती है। और प्राइस के कम हो जाने की वजह से हम उन चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं, तो वो उसमें जो कंज्यूमर होता है वो सरप्लस की सिचुएशन में होता है, इसीलिए इसे बोला गया है कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस जो है वो दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने। मार्शल साहब जी ने बताया है कि कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट। अगला MCQ है इन वेरिएबल प्रोपोर्शन इनिशियली व्हेन MP राइज। अब देखिए हमारे कोर्स में रिलेशनशिप AR और MR के बीच में, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में, मैंने आपको इसीलिए जब हमारी इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास हुई थी मैंने आपको सबसे पहले सिलेबस समझाया था और ये समझाया था कि आपको उसको पढ़ना कैसे है। सिर्फ जो दिया है उसको नहीं पढ़ना है, वो तो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट के अंदर बहुत सारे और भी पॉइंट्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो जो मार्जिनल और टोटल में जो रिलेशनशिप होता है वो भी मैंने आपको बता के रखा है। जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए। और साथ ही साथ जो हमने दिसंबर 2008 के MCQs किए थे उसमें जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है उसका वीडियो भी मैंने आपको उसके वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, तो आप प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिए। तो MP और TP में 3 तरह का रिलेशन होता है। जब MP बढ़ेगा तो TP भी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। जब MP 0 होगा तब TP क्या होगा, मैक्सिमम। और जब MP नेगेटिव होगा तो TP क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ये रिलेशन है MP और TP में। तो MP जब बढ़ेगा तब TP भी बढ़ेगा, MP जब 0 होगा तो TP मैक्सिमम होगा, और MP जब नेगेटिव होगा तो TP क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो अब आपको इसका सही ऑप्शन पता लग ही गया होगा कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, TP राइज एट इंक्रीजिंग रेट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें हमें मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में बताया है। यानी मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो होती है जहाँ पे जो मोनोपोली करता है पर्सन वो सबसे ज़्यादा अपनी कमोडिटी की प्राइस को रख सकता है, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है मार्केट में। तो ऑप्शन फर्स्ट देखो, मोनोपोलिस्टिक चार्ज अ मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस। हाँ, वो सबसे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन, मोनोपोलिस्टिक ऑलवेज मेक अ प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट नहीं लिखा। इकोनॉमिक का मतलब नॉमिनल या नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, वो नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। थर्ड है मोनोपोलिस्टिक ऑपरेट एंड इन इलास्टिक डिमांड कर्व। ये ऑप्शन सही है बट कहीं ना कहीं ये पार्शियली सही है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि वो ऐसी मार्केट में काम करता है जहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो इन इलास्टिक है। मतलब जो डिमांड कर्व है
उसमें चेंज नहीं होता है। हाँ, डिमांड में चेंज हो सकता है, अगर जो कस्टमर्स हैं उनके गुड्स को ख़रीदने के लिए बायकॉट कर दे तो उसकी डिमांड में चेंज हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही आंसर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोनोपोलिस्टिक चार्ज द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे सारे एमसीक्यूज़, और मैंने इन एमसीक्यूज़ को बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको समझाया है। इस एमसीक्यूज़ के 5-6 पार्ट्स बनेंगे इकोनॉमिक्स के। मैं हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी। 2008 से लेकर मैं आपको 2019 तक के सारे एमसीक्यूज़ कराऊँगी, और हर एक यूनिट के जो पार्ट बनेंगे वो कम से कम 5 या 6 पार्ट्स बनेंगे। हम ट्राई ये करेंगे कि एक पार्ट में हम 2 साल के एमसीक्यूज़ को लें। 2 साल के एमसीक्यूज़ को लेने का मतलब है 4 पेपर को कवर करना, क्योंकि साल में 2 पेपर होते हैं। तो इतने एमसीक्यूज़ अगर हमने रोज़ पढ़ लिए तो रोज़ का रोज़ हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं जल्दी से कल ही एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिसमें कि हम ईयर 2010 और 2011 को कवर करेंगे। और सबसे यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं जल्दी से रोज़ ट्राई करती हूँ कि बहुत सारे वीडियोज़, 1 या 2 वीडियोज़ एक दिन में अपलोड कर दूँ, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स अगस्त में होने के चांसेस हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि ये 2 महीने जो आपको एक्स्ट्रा मिले हैं आप इसमें अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छे करें, और इस बार अपना टारगेट बना ले कि हमें नेट और जेआरएफ क्लियर करना ही है। इस बार हम पीछे नहीं रहेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।